वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। लिमिटेशन एक्ट 1963 का जनरल रूल ये कहता है कि किसी भी सूट को या किसी भी केस को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए जो एप्लीकेंट है, प्लांटिफ है, वो सक्षम या एबल होना ज़रूरी है। मीन्स वो उसके अंदर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वो माइनर नहीं होना चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए या इडियट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो लीगल डिसेबिलिटी मानी जाएगी। एंड जब तक वो डिसेबिलिटी बनी रहती है तब तक जो है कैलकुलेशन नहीं की जा सकती प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट की। ऑलराइट, तो इन टुडेज वीडियो आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू लीगल डिसेबिलिटी विच इज़ गिवन इन द सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। कंटिन्यू करते हैं। कोई भी पर्सन जो है वो अपना सूट इंस्टीट्यूट करते टाइम पर या एप्लीकेशन देते टाइम पर कोई भी एप्लीकेंट जो है वो माइनर, इंसेन या इडियट है, मतलब लीगल डिसेबल है, तो वो क्या है, लीगल डिसेबिलिटी मानी जाएगी। और तब तक जो ऐसी डिसेबिलिटी है बनी रहती तब तक जो है कैलकुलेशन नहीं की जाएगी प्रिस्क्राइब टाइम। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम माइनर की बात करते हैं। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माइनर। Guardianship and Wards Act 1890, minor means a person who understands the provisions of Indian Majority Act 1875 is to be deemed not to have attained his majority age। जिसने अपनी मेजोरिटी की एज धारण नहीं की है वो क्या है, माइनर है। तो सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 6, 7, 8 में इसी से रिलेटेड जो है प्रोविजंस किए गए हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 में बात करते हैं सेक्शन 6 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। सेक्शन 6 जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय सेक्शन 8 जो कि एक्सेप्शन है सेक्शन 6 एंड 7 के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट 1 की बात करते हैं जो बात करता है इंसेन, इडियट एंड माइनर की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सूट इंस्टीट्यूट करता है या फिर डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन के टाइम पर माइनर, इंसेन या इडियट है, तो जो प्रिस्क्राइब टाइम की दृष्टि से जो प्रिस्क्राइब टाइम की कैलकुलेशन है, ऐसी सारी डिसेबिलिटीज़ जो हैं उसके एंड होने के बाद की तारीख से ही की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, सूट करना चाहता है कोई एक पर्सन जो है रिकवरी ऑफ मनी के लिए 20 अगस्त 2005 को। ऑलराइट, जो उसका टाइमिंग है उसकी कैलकुलेशन 20 अगस्त 2005 से स्टार्ट होती है एंड 15 मार्च 2006 तक उसकी जो माइनर, इंसेन या इडियट कोई भी कंडीशन है वो ऐसी बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब टाइम की जो कैलकुलेशन है वो 20 अगस्त से नहीं की जाकर 16 मार्च 2006 से कैलकुलेशन स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये कहता है टू डिसेबिलिटीज़ के बारे में। कि जब कोई पर्सन जो है सूट लाने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए जो प्रिस्क्राइब टाइम है कैलकुलेशन के टाइम पर किसी भी ऐसी डिसेबिलिटी से जो है ग्रस्त है और ऐसी डिसेबिलिटी के एंड होने से पहले ही वो किसी दूसरी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो जाता है, तो पहले की और बाद की सारी डिसेबिलिटीज़ के एंड हो जाने के बाद ही वो जो कैलकुलेशन टाइम है वो स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, प्लांटिफ जो है जो सूट फाइल करना चाहता है वो माइनर है सूट इंस्टीट्यूट करने के टाइम पर, और जब वो मेजॉरिटी की एज लेने वाला होता है उससे पहले ही वो क्या है, इडियट हो जाता है या इंसेन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब टाइम की कैलकुलेशन उसके सही होने के बाद ही की जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है बात करता है डिसेबिलिटीज़ कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। यहाँ पर बात हुई है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कि अगर किसी कंडीशन में जो है ऐसी डिसेबिलिटीज़ लिए हुए पर्सन की जो है लास्ट तक डिसेबिलिटी लिए रहता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उतनी ही पीरियड ऑफ टाइम में जो सूट इंस्टीट्यूट कर सकेगा या जो एप्लीकेशन है वो कर सकेगा। ऑलराइट, मतलब जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डेथ के बाद में वो जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी अगर माइनर की जो है व्यक्ति की डेथ हो जाती है वाद लाने से पहले ही, सूट लाने से पहले ही, तो ऐसी कंडीशन में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो है सूट लाने के लिए जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसकी कैलकुलेशन माइनर की मृत्यु के बाद से, डेथ के बाद से की जा सकती है। पॉइंट 4 क्या कहता है, वेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू द इन सबसेक्शन क्लॉज 3 इज at the date of death of person whom he represent affected by any such disability, the rules contained in subsection clause 1 and 2 shall apply। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या है, अगर वो भी किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ऑलराइट, जहाँ पर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है एंड उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है,
तो उसके ठीक हो जाने के बाद ही जो है कैलकुलेशन की जाएगी प्रिस्क्राइब टाइम की। एंड उसके ऊपर भी रूल्स वही अप्लाई होंगे जो कि सेक्शन क्लॉज 1 एंड 2 में अप्लाई हो रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है। एंड पॉइंट 5 क्या कहता है, क्लॉज 5 पे कहता है, वी अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाई आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम under this section his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died। कि किसी भी पर्सन की डिसेबिलिटी एंड होने के बाद लेकिन सूट इंस्टीट्यूट करने या एप्लीकेशन करने के टाइम प्रिस्क्राइब टाइम से पहले ही हो जाती है, राइट, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतनी ही टाइम के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर सकेगा या एप्लीकेशन ला सकेगा जितने की टाइम के अंदर उसकी मृत्यु नहीं होने की कंडीशन में वो सूट लाया जा सकता था। ऑलराइट, उसे भी उतना ही टाइम मिलेगा। यहाँ पर जो है माइनर के अंदर इंक्लूड किया गया है चाइल्ड इन वॉर्म को, जो वॉर्म में चाइल्ड है, माता के गर्भ में जो चाइल्ड है उसको भी माइनर में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 7 इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 बात करता है डिसेबिलिटी ऑफ सेवरल पर्सन्स की, कि कई व्यक्तियों में एक की डिसेबिलिटी के बारे में, कि जहाँ पर वे वन ऑफ सेवरल पर्सन ज्वाइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इन अंडर एनी सच डिसेबिलिटी एंड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन टाइम विल बी रन अगेंस्ट दैम ऑन। मतलब जो जहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट करने या डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन के लिए जॉइंट रूप से जो है कई हकदार जो व्यक्ति हैं उनको एक साथ जो है कोई भी किसी भी एक डिसेबिलिटी, अगर कोई भी व्यक्तियों में से कोई भी एक पर्सन डिसेबल है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना जो है रिडम्पशन नहीं दी जा सकती। उन सभी व्यक्तियों के अगेंस्ट टाइम का जाना एक साथ स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर डिसेबिलिटी से ग्रस्त व्यक्ति की कंसेंट के बिना ही जो है रिडम्पशन नहीं दिया जा सकता हो, वहाँ किसी की भी अगेंस्ट टाइम का जाना स्टार्ट ना होकर जब तक कि उनमें से किसी एक या अन्य की कंसेंट के बिना रिडम्पशन के लिए समर्थ ना हो जाए और ऐसी डिसेबिलिटी का एंड नहीं हो जाए, तब तक इस सेक्शन 7 के अंदर जो भी डिसेबल पर्सन है उसकी कंसेंट के बिना रिडम्पशन दिए जाने की जो लीगल कैपेसिटी है उसके बारे में ये जो प्रोविज़न करती है सेक्शन 7। ऐसे में जनरली जो है जो भी आपस में जॉइंटली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली के जो भी मेन मेंबर्स होते हैं उनके मैटर्स में ज़्यादातर मामला होता है। ऑलराइट, ये जॉइंटली यहाँ पर बात करता है सेक्शन 7 कि डिसेबल ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, अगर उन जॉइंट जो भी जॉइंट के अंदर ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, जॉइंट रूप से जो भी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए एक साथ जो काम कर रहे हैं उनमें से अगर कोई भी पर्सन एक डिसेबल है तो उस व्यक्ति के कंसर्न के बिना में रिडम्पशन नहीं दिया जा सकता, उसकी राय भी ज़रूरी है, ठीक है। सेक्शन 8 जो बात करता है स्पेशल एक्सेप्शन की, नथिंग इन सेक्शन 6 और इन 7 अप्लाइज टू सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन और शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फॉर द सेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और डेथ और द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 6 एंड 7 जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय सेक्शन 8 जो कि एक्सेप्शन प्रोवाइड करवाता है। सेक्शन 8 के अंदर 2 प्रोविजंस दिए गए हैं। फर्स्ट प्रीएम्पशंस के बारे में कि सेक्शन 6 एंड 7 की जो प्रोविजंस है प्रीएम्पशंस के मैटर्स में लागू नहीं होते हैं एंड लिमिटेशन पीरियड जो है वो सूट इंस्टीट्यूट करने या एप्लीकेशन करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है डिसेबिलिटी एंड होने के बाद में और डेथ होने की डेट से 3 years से ज़्यादा की जो पीरियड है उससे अधिक का नहीं होगा। जैसे कि सेक्शन 6 जो बात करता है प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो है प्रिस्क्राइब टाइम की कैलकुलेशन डिसेबिलिटी एंड होने के टाइम पर है तो उस टाइम तक उसका जाना स्टार्ट हो जाता है जब तक कि वो ऐसी डिसेबिलिटी एंड नहीं हो जाती है। जबकि सेक्शन 8 कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति है डिसेबिलिटी एंड होने के बाद 3 years के अंदर ही वाद ला सकता है, सूट ला सकता है या एप्लीकेशन कर सकेगा, उसके बाद में नहीं। ऑलराइट, तो सेक्शन 8 जो है एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल, एक माइनर है जिसके अगेंस्ट जून 1952 में आईपीसी के सेक्शन 145 के अंडर कार्यवाही की गई निर्णय, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है जून 1954 में मैच्योर हुआ। अब ये कोर्ट द्वारा कहा गया कि जो इसके लिए सूट लाने की लिमिटेशन पीरियड है वो जून 1957 तक ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं। ऑलराइट, तो जो सेक्शन 8 है वो एक एक्सेप्शन है सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।